जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संयोजकता की वैलेंसी की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों का ये डिमांड था कि गुरुजी संयोजकता कैसे निकालें, ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो आज के इस सेशन से आपका ये परेशानी भी दूर हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि संयोजकता को संजो करके रखिएगा आप सभी, क्योंकि ये केमिस्ट्री का रीढ़ माना जाता है। अगर आप संयोजकता को आसानी से समझ लेते हैं तो फिर केमिस्ट्री के आधे से ज़्यादा कंसेप्ट को आप यूं ही समझ लेते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग संयोजकता की बात करते हैं तो हम सबों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी संयोजकता को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि संयोजकता को अगर आपको समझना है तो इसके परिभाषा को आपको समझना होगा, और अगर इसके परिभाषा को आप समझ लेते हैं तो संयोजकता निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि इसका परिभाषा भी बहुत ही सरल है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कोई भी तत्व होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका परमाणु होगा। और ध्यान में रखेंगे कि परमाणु में क्या होता है, तो कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किसका? नाभिक का। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और आप सभी परेशान नहीं होंगे, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण किया जाता है वो उस तत्व की क्या कहलाती है? आप कहेंगे संयोजकता कहलाती है, यानी कि वैलेंसी कहलाती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षा द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ही क्यों किया जाता है? ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया जाएगा वही उस तत्व की संयोजकता होगी? ये ऐसा करता ही क्यों है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अस्थायी होना सभी को पसंद है। चाहे आप हो या फिर कोई जानवर हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो या फिर केमिस्ट्री में कोई आपका एलिमेंट हो। अस्थायी होने से मतलब ये है, जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? जॉब के लिए, सिलेक्शन के लिए। जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आप क्या करोगे? तो सर आप स्टेबल तौर पे जीना शुरू कर दोगे। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 118 एलिमेंट हैं और आप सबों को मालूम है कि 118 एलिमेंट में से आपका कुछ नोवेल गैस एलिमेंट भी है। 118 में से आपके पास कुछ नोवेल गैस एलिमेंट भी है या फिर इनर्ट गैस एलिमेंट भी है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अस्थाई बोलते हैं। और वो आपका कौन कौन सा है? तो वो है आपका हीलियम, फिर है आपका नियॉन, फिर है आपका आर्गन, फिर है आपका क्रिप्टन, फिर है जेनॉन और फिर है रेडॉन। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी ये केमिस्ट्री के अस्थाई तत्व कहलाते हैं। अच्छा, ये अस्थाई तत्व क्यों कहलाते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये सभी तत्व किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी के जो तत्व हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये अस्थाई है, इसीलिए इसको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी के जो तत्व हैं वो अस्थाई नहीं होते हैं, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? भाग दौड़ करना पड़ता है, किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करना पड़ता है। और इस क्रम में वो क्या करते हैं? तो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं। मतलब सरल सा है कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उस तत्व को अस्थाई बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उस तत्व को अस्थाई बनाने के लिए किया जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग संयोजकता की बात करते हैं तो एक और शब्द में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दूसरे तरीका से भी डिफाइन करते हैं। क्या? जब हम ये कह रहे हैं कि गुरुजी कोई भी तत्व केमिस्ट्री में अगर अस्थाई होना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा। तो कोई भी तत्व जो दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है वो किसके बदौलत करता है? तो अपनी संयोजकता के बदौलत करता है। और इसीलिए हम लोग संयोजकता के बारे में ये भी कहते हैं कि संयोजकता जो होता है वो किसी भी तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता होता है। तो आप चाहें तो इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? कि संयोजकता तत्व की संयोजन क्षमता को बताता है। तत्व की संयोजन क्षमता को बताता है, संयोजन क्षमता को बताता है। या फिर और सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी तत्व का जो संयोग करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है।
आप कहेंगे कि चलो सर इसको भी हमने समझ लिया, इसको भी हमने समझ लिया और इसको भी हमने समझ लिया। अब हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो संयोजकता होता है वो उस तत्व का संयोजन करने की क्षमता होता है, और कोई भी तत्व अपने परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इसलिए करता है ताकि वो अस्थायी हो सके। अब सवाल ये है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसी तत्व के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। तो मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें हीलियम, नियॉन और आर्गन के परमाणु व्यवस्था की, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने हर एक सेशन में लगभग ये बताया है कि किसी भी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2n² रह सकता है। कितना रह सकता है, 2n² रह सकता है। और जब हम लोग बात करेंगे हीलियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो क्या कहते हैं कि परमाणु जो है वो गोलीय होता है। तो जाहिर सी बात है कि हीलियम का परमाणु भी क्या होगा, गोलीय होगा। और इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक से सटा हुआ जो कक्षा होता है वो क्या कहलाता है, पहला कक्षा कहलाता है। और आप क्या कहेंगे कि इस पहला कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितना होगी, तो गुरुजी 2n² होगी, जहाँ पे n क्या है, कक्षा संख्या। चूंकि आपका यहाँ पे ये पहला कक्षा है तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 ही हो जाएगा। यानी कि हीलियम के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और आप सबों को मालूम है हीलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, तो गुरुजी 2 ही होता है। मतलब साफ है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षा में फिल कर लिया। और आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 या फिर 8 या फिर 18 या फिर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो परमाणु अस्थायी माना जाता है। तो इस नियम के हिसाब से आपका हीलियम क्या है, तो सर अस्थायी है। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक इसी तरह अगर आप नियॉन की बात करेंगे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके लिए आप कोई परमाणु संरचना की व्यवस्था लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं तो आप कहेंगे कि इसका भी जो संरचना होगा वो गोलीय होगा, बीच में क्या होगा, नाभिक होगा, फिर क्या होगा, तो सर इससे सटा हुआ एक कक्षा होगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा कक्षा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे 2, दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि परमाणु की किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है और n कक्षा संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा कक्षा संख्या 2 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग 2 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लीजिए 8 हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कक्षा में डाल दे रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो आपका नियॉन है इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप सभी कहेंगे कि सर हम लोगों ने कई दफा पढ़ा है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो परमाणु क्या होगा, अस्थायी माना जाएगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये सभी तत्व अस्थायी माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी का जो ऑक्टेट होता है, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और मेरे मित्र, इन सभी तत्वों को छोड़ करके बाकी के जो और तत्व हैं वो भी यही चाहते हैं कि उसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और इसी 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए जितने भी और अदर एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, सारी चीजें आप आसानी से समझ जाएंगे, आप थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे। तो बात कर लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन की और बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो हम सभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 7 हो जाएगा, और इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो जाहिर सी बात है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 ही होगा। और इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 ही होगा। क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग परमाणु की व्यवस्था करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका भी परमाणु कैसा होगा, आप कहेंगे गोलीय होगा, और इसका भी परमाणु कैसा होगा, आप कहेंगे गोलीय होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसके केंद्र में भी क्या होगा, नाभिक होगा। क्या होगा फिर सर, इससे सटा हुआ कक्षा होगा, इसके बाद भी क्या होगा सर, इसमें कक्षा होगा, और इसी तरह यहाँ भी नाभिक होगा और यहाँ भी क्या होगा, तो गुरुजी कक्षा होगा। ध्यान दीजिएगा सर कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, और 2 आपने डाल दिया तो दूसरे कक्षा में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे नियमतः तो 8 जाना चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, 7 ही इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 को हमने पहले कक्षा में डाल दिया है, तो आपके पास बचा कितना, तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गया है।
कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है? 5 इलेक्ट्रॉन बच गया है। ध्यान दीजिएगा कि अब इसको ना तो तीसरे कक्षा की जरूरत है और ना ही इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके तो बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो अस्थायी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अब ये क्या करेगा? तो सर इसके पास 2 तरीका है। कितने तरीके हैं? 2 तरीका है। ये क्या करें, या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, और 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये आपका नियोन के जैसा क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। या फिर ये क्या करे कि 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? आप कहेंगे जब 5 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा तो इसका जो बाह्यतम कक्षा है वो क्या हो जाएगा? पहला कक्षा, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब ये अस्थायी हो जाएगा। सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बड़ा मुश्किल होता है इसके लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा ऊर्जा का क्या होता है? जरूरत होता है। जबकि ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो वो उसको आसानी से जोड़ सकता है, जिसमें इसको क्या होगा? कम ऊर्जा खर्च होगा। तो आप बताइए कि ये ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला काम करेगा या कम ऊर्जा खर्च करने वाला काम करेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी सभी लोग अपने स्वार्थ में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी चाहेगा कि हमारा कम ही ऊर्जा खत्म हो। तो ये क्या करेगा? तो सर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आप कहिएगा अस्थायी हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करेंगे ऑक्सीजन की तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में कितना जाएगा? आप कहेंगे सर जाना तो 8 चाहिए, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही, जिसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके पहले कक्षा में डाल दिया, तो इसके पास तो अब 6 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? तो गुरुजी इसके दूसरे कक्षा में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पास ना तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचा है और ना ही इसको तीसरे कक्षा की जरूरत है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि गुरुजी यहां भी जो है इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो तरीका इसके पास भी 2 है, या तो ये 6 को लॉस कर दें या फिर 2 किसी से ले ले। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में तो इसको जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा, लेकिन जब 2 ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तब इसको कम ऊर्जा लगेगा। तो ये क्या करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो आप सभी जो रटते रहते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि अगर हम बात करें किसकी? बात करें सोडियम की। किसकी बात करें? सोडियम की। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसके लिए अगर हम परमाणु संरचना की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि परमाणु गोलीय होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी जो परमाणु होगा वो कैसा होगा? गोलीय होगा। ये क्या होगा? नाभिक। और ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी पहला कक्षा। और ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी दूसरा कक्षा। ये क्या हो जाएगा? तीसरा कक्षा। ध्यान देंगे, पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितना रहेगा? तो सर 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए डाला है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन पहले में डाल दिया और 8 इलेक्ट्रॉन किस में डाल दिया? तो सर दूसरे कक्षा में डाल दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? तीसरे कक्षा में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि ये भी 2 तरीका से अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकता है, और 2 तरीका इसके पास है भी। ये क्या करें? ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, हटा दें, तो इसका क्या हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से लॉस कर देगा, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 10। और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले और दूसरे कक्षा में आराम से व्यवस्थित है। और दूसरा तरीका ये है कि ये क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने में इसको ज्यादा ऊर्जा लगेगी, जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसको कम ऊर्जा लगेगी। ये क्या करेगा? तो गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसकी जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी।
और मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया है कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, जबकि सोडियम के केस में ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, तो गुरुजी लॉस कर रहा है। तो आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जा रहा है वही उस तत्व की क्या कहला रही है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहला रही है। बहुत सारे मित्र के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। भाई मेरे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या है, धातु है या अधातु। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अधातुएं सामान्यतः गैस अवस्था में होती है, तो कोई भी आपको वैसा तत्व जो गैसियस स्टेट में मिले वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो आपका धातु होता है वो सामान्यतः ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। अब चाहे वो ठोस अवस्था उसका सॉफ्ट हो या हार्ड हो, ये उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, लेकिन धातुएं सामान्यतः आपको ठोस अवस्था में दिखाई पड़ता है। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका सोडियम क्या है, यहाँ पे आपका सोडियम जो है ये धातु है। क्या है, धातु है। और साथ ही ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि संयोजकता धातु और अधातु दोनों की निकल सकती है, धातु और अधातु दोनों की निकल सकती है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि सर किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाएगा और किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धातु के द्वारा हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, लॉस किया जाएगा, यानी कि त्याग किया जाएगा। धातु के द्वारा हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, लॉस किया जाएगा, यानी कि त्याग किया जाएगा। जबकि अधातु के द्वारा हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, यानी कि गेन किया जाएगा। आप कहेंगे कि चलो सर इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन मसला बार बार वहीं जा रहा है कि किसी भी अधातु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो हम लोग उसका संयोजकता कहेंगे, और किसी भी धातु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा तो हम लोग उसका संयोजकता कहेंगे। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक और हल्का सा कंसेप्ट समझना होगा, और वो कंसेप्ट क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन है सब के सब क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है और आप सभी ध्यान में रखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ध्यान में रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सरल शब्दों में ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही उस परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके सब कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पे 5 आपका क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहता है उसको संयोजी सेल कहते हैं, और बाकी का जो सेल होता है वो कोर सेल कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल और कोर इलेक्ट्रॉन और कोर सेल की बात करें तो आप कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जाहिर सी बात है कि इसका वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और साथ ही कोर इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, तो सर बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा को छोड़ दीजिए, ये वाला कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा वही क्या कहलाएगा, कोर सेल कहलाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, जबकि इसका वैलेंस सेल क्या होगा, तो ये वाला होगा। कोर सेल क्या होगा, तो गुरुजी ये वाला हो जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन, तो गुरुजी 1 को छोड़ करके बाकी जो 10 है दूसरे और पहले कक्षा में वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और दूसरा और पहला कक्षा क्या कहलाएगा, कोर सेल कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अलग अलग चीज होता है। संयोजकता की जब भी बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाता है, जब तक परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं किया जाएगा तब तक उसकी संयोजकता नहीं कहलाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाएगा वो संयोजकता कहलाएगी, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद होगा
वो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगी, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। तो आप इस डिफरेंसेस को याद रखेंगे। आप कहेंगे चलो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन इसको भी हमने समझ लिया, वैलेंस सेल और कोर सेल इसको भी हमने समझ लिया। अब मेरे मित्र बात करते हैं हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट की, जिसको आप सभी गांठ बांध लेंगे, फिर आप किसी भी तत्व का संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे और हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे। ये आप इंपॉर्टेंट हिंट करके कहीं पे लिख लेंगे। IMP हिंट समझ जाइएगा, इंपॉर्टेंट हिंट की बात कर रहे हैं। जितने भी आपका धातुएं होगी, जितनी भी आपका धातुएं होगी, उन सभी के बाह्यतम कक्षा में, यहाँ पे मैं बाह्यतम कक्षा भी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, जितने भी आपका धातुएं होगी उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप सभी याद रखना कि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी धातुएं होगी, उनके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में, अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस 2 इंपॉर्टेंट हिंट को आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, और धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे कि गुरुजी मसला अभी भी है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा और कितना ग्रहण किया जाएगा। भाई मेरे, अब आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे मित्र, आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा। मेरे मित्र, इतना तो आप सबों के पास अब कंसेप्ट आ गया कि किसी भी मेटल के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2 या 3, और अधातु के यानी कि नॉन मेटल के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4, 5, 6 या 7। ध्यान देंगे कि इसी बेस पे आपको संयोजकता निकालने का एक फॉर्मूला भी याद रखना है। किसके लिए सर? धातु के लिए संयोजकता निकालने का सूत्र। आप इसको भी कहीं कॉपी पे लिख लेंगे। अच्छा, ये सूत्र किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं? तो धातु और अधातु दोनों के लिए बात कर रहे हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि धातु की संयोजकता इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जी सर, सही सुन रहे हैं। किसी भी धातु की जो संयोजकता होती है वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि किसी भी अधातु की जो संयोजकता होती है, किसी भी अधातु की जो संयोजकता होती है वो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा ये 2 पॉइंट। क्या कि धातु की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, और अधातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ये 2 चीज़ मालूम है, ये 2 चीज़ आपको मालूम है, तो किसी भी परमाणु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा या कितना ग्रहण किया जाएगा, इसका मामला ही खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान देंगे, हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहेंगे गुरुजी 9 होता है। अगर हम लोग इसके लिए परमाणु संरचना की व्यवस्था को देखें तो क्या कहेंगे कि गुरुजी परमाणु तो इसके लिए भी गोलीय होगा, साथ ही क्या होगा? तो ये पहला कक्षा, ये क्या हो जाएगा? दूसरा कक्षा। ध्यान दीजिएगा, पहला कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? आप कहेंगे 2। दूसरा में तो आप कहेंगे सर रहना तो 8 चाहिए। अब इसके पास उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना भरेंगे, इसके पास तो 9 ही इलेक्ट्रॉन है, और 2 आपने पहला कक्षा में डाल दिया है, तो बच कितना रहा है? 7। कहाँ डाल देंगे सर? दूसरे कक्षा में डाल देंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में कितना जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? धातु या अधातु? आप कहेंगे सर अभी ये ना बताएं कि अधातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7। तो आपका जो फ्लोरीन है ये क्या हो जाएगा?
आप कहेंगे गुरुजी अधातु हो जाएगा। और अधातु की संयोजकता कैसे निकालते हैं? तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? आप कहेंगे सर अभी जस्ट बताएं कि बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है? फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो सर संयोजकता कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा? तो सर 1 हो जाएगा। यानी कि फ्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो कितना होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। बताइए है आसान या नहीं है? आपको यहाँ पे कितना लॉस करेगा, कितना गेन करेगा, इसका मामला कहीं पे दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है? हमारा धातु है। हमेशा इस चीज को आप कंठाग्र कर लीजिएगा कि कोई भी तत्व धातु होगा तो उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर 2 या फिर कितना रहेगा? तो गुरुजी 3 रहेगा। और क्या मैंने बताया है कि जो धातु की संयोजकता होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो आप कह रहे हैं कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो गुरुजी 2। ये क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और धातु की संयोजकता किसके बराबर होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो साफ है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? तो आप कहेंगे कि 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वही जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वही उस तत्व की क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। जैसे अगर आप बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या फिर इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को देखेंगे तो क्या कहेंगे? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितना जाएगा? 3। कुछ सोचना ही नहीं है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी? आप कहेंगे 3। काहे? तो एल्युमिनियम धातु है। कैसे पकड़े धातु है सर? आप कहेंगे इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। और आपने बताया है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह अगर आप बात करो क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 17। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को देखेंगे तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितना जाएगा? 8, तीसरे में कितना जाएगा? 7। आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये धातु होगा अधातु होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अधातु हो जाएगा। और अधातु के लिए आप संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये 8 माइनस 7 हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यह है कि नहीं आसान? आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये तरीका है ये 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के लिए लागू होता है। यानी कि जो तरीका मैंने आपको बताया है संयोजकता निकालने का, ये परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों के लिए लागू होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी 20 के बाद के तत्वों के लिए क्या हो जाता है? तो मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं, यानी कि वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं कि संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संक्रमण तत्व क्या करते हैं? तो परिवर्तनशील संयोजकता शो करता है, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर किसी तत्व की संयोजकता 1 से ज्यादा होती है तब उस तत्व को परिवर्तनशील संयोजकता वाला तत्व कहा जाता है। और जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ये असल में स्टार्ट कहां से हो जाता है? तो गुरुजी असल में ये स्टार्ट जो है स्कैंडियम से हो जाता है, यानी कि परमाणु संख्या 21 से हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है? परमाणु संख्या 21 से स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट कहां पे हो जाता है? तो गुरुजी ये 112 परमाणु संख्या पे जाकर के लास्ट हो जाता है। और इसका एक स्पेशल नेचर ही होता है, इसमें से अधिकांश तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता को शो करते हैं, यानी कि उसकी संयोजकता 1 से ज्यादा होती है। तो आपका जो ये नियम है ये संक्रमण तत्व के कुछ तत्व के लिए तो लागू होता है, लेकिन कुछ तत्व के लिए क्या हो जाता है? फेल हो जाता है।
इसीलिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि संयोजकता के संदर्भ में जब भी क्वेश्चन डाला जाए तो वो परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 के बीच हो। ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे 2-4 संक्रमण तत्व की संयोजकता जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे करके आपको लिख दे रहा हूँ। आप सभी याद रखिएगा कि जिंक का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह अगर कोबाल्ट की संयोजकता लेते हैं तो कोबाल्ट का संयोजकता 2, 3, 4 लेते हैं। कॉपर का संयोजकता 1 और 2 लेते हैं हम लोग। और साथ ही साथ अगर हम लोग निकेल की बात करते हैं तो निकेल की संयोजकता 2 और 3 लेते हैं। तो ये आप 4 याद रखेंगे, आपके लिए जरूरी है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कि जिंक की संयोजकता 2, कॉपर की संयोजकता 1 या 2 लेते हैं, कोबाल्ट की संयोजकता 2, 3 या 4 और निकेल की संयोजकता हम लोग 2 और 3 लेते हैं। तो अगर आपको संयोजकता के बारे में इतना सा कंसेप्ट मालूम है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि संयोजकता के प्रकार कितने होते हैं, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संयोजकता के प्रकार की। तो आप सभी चाहें तो हेडिंग लगा लेंगे, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ध्यान में रखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आप कहेंगे सर हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी तत्व का संयोजकता 1 होगा, जिस किसी भी तत्व का संयोजकता 1 होगा उसको हम लोग मोनोवैलेंट कहेंगे और हिंदी में एक संयोजी कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? एक संयोजी कहेंगे। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि जो आपका हाइड्रोजन है और साथ ही साथ जो आपका क्लोरीन है और साथ ही साथ जो आपका सोडियम है, इन सभी की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। इसीलिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे? एक संयोजी तत्व कहलाएंगे, यानी कि मोनोवैलेंट एलिमेंट कहलाएंगे। इसी तरह किसी भी तत्व की संयोजकता अगर 2 हो तो उसको क्या बोला जाएगा? डाइवैलेंट एलिमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डाइवैलेंट एलिमेंट बोला जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विसंयोजी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंयोजी तत्व कहते हैं। और नो डाउट आप सभी इसको भी समझ रहे होंगे। अभी जस्ट आपने डिस्कस भी करा है कि सर अभी तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 आ रही थी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन डाइवैलेंट एलिमेंट होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और इसी तरह अगर आप बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम की भी संयोजकता कितना होता है? तो गुरुजी 2 होता है। इसीलिए बेरिलियम भी क्या हो जाएगा? डाइवैलेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम की भी संयोजकता कितनी होती है? तो गुरुजी 2 ही होती है। ये भी क्या हो जाएगा? डाइवैलेंट एलिमेंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की भी संयोजकता कितनी होती है? 2 ही होती है। तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका डाइवैलेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर किसी तत्व की संयोजकता 3 हो, अगर किसी तत्व की संयोजकता 3 हो तब वो क्या कहलाएगा? तो तब वो ट्राइवैलेंट एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्राइवैलेंट एलिमेंट कहलाएगा। और ध्यान में रखेंगे इसी को हिंदी में त्रिसंयोजी तत्व बोला जाता है। और आप सभी समझ रहे होंगे कि जो आपका एल्युमिनियम है इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो एल्युमिनियम आपका क्या कहलाएगा? ट्राइवैलेंट एलिमेंट कहलाएगा। साथ ही अगर किसी तत्व की संयोजकता 4 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में चतुर्थ संयोजी तत्व कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा सबसे बेस्ट एग्जांपल, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो कार्बन क्या हो जाएगा? आपका टेट्रावैलेंट हो जाएगा। तो बड़ा ही सरल सा चीज है। टाइप्स ऑफ वैलेंसी को याद रखना। अगर किसी तत्व की वैलेंसी 1 है देन वो क्या कहलाएगा? मोनोवैलेंट। अगर किसी तत्व की वैलेंसी 2 है क्या कहलाएगा? डाइवैलेंट। और अगर किसी तत्व की वैलेंसी 3 है क्या कहलाएगा? ट्राइवैलेंट। और अगर किसी तत्व की वैलेंसी क्या है? 4 है तो क्या कहलाएगा? टेट्रावैलेंट कहलाएगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया है, एक बार और बता दे रहा हूं। वेरिएबल वैलेंसी को हम लोग हिंदी में परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि अगर कोई तत्व 1 से ज्यादा वैलेंसी को शो करता है तो उस तत्व को परिवर्तनशील संयोजकता वाला तत्व बोला जाता है। जैसे कि अभी जस्ट आपने देखा संक्रमण तत्व की हम लोगों ने बात करा, तो अधिकांश संक्रमण तत्व क्या होते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। जैसे आपने जो कोबाल्ट के बारे में बोला कि गुरुजी इसका वैलेंसी 2, 3, 4 लेते हैं, तो यहाँ पे तो 1 से ज्यादा वैलेंसी शो की जा रही है। इसीलिए आपका जो कोबाल्ट है ये क्या कहलाएगा? परिवर्तनशील संयोजकता वाला तत्व कहलाएगा।
ठीक इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होती है, तो कॉपर आपका क्या कहलाएगा, परिवर्तनशील संयोजकता वाला तत्व कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये नहीं कहेंगे कि सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व होते हैं। आप ये कहेंगे कि अधिकांश संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व होते हैं। ये चीज आपका क्या होगा, सही होगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको 1 से लेकर के 20 तक के किसी भी तत्व का संयोजकता निकालने के लिए बोल दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं और आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप संयोजकता निकाल के रख देंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।